Chapter 2, The Microbial World, Part 8. स्पॉइलिंग फूड. व्हाट इज स्पॉइलिंग फूड? जो भी फूड होता है वो क्या हो रहा है, टोटली खराब हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, जर्म्स ग्रो कर जाते हैं, तो वो फूड कैसा होता है, वो स्मेल देगा, बैड स्मेल देगा, तो वो स्पॉइलिंग फूड होता है. क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन स्पॉइल फूड. मैनी बैक्टीरिया एंड फंगी ग्रो ऑन फूड आइटम्स एंड प्रोड्यूस सर्टेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस. इसका रीज़न ये होता है कि जो बैक्टीरिया और फंगस है, वो फंगस उस फूड पे क्या कर रहे हैं, ग्रो कर जाते हैं, वो अपनी ब्रीडिंग करते हैं, और उससे क्या होता है, जब वो ब्रीडिंग कर रहे होते हैं, जब अपना नंबर इंक्रीज कर रहे होते हैं, अपनी एक्टिविटी करते होते हैं, तब वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज़ करते हैं. जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो फूड है वो पूरी तरीके से हमारे लिए अनहेल्दी हो जाता है, वो खाने लायक नहीं रहता है. दिस मेक्स द फूड अनफिट फॉर कंजप्शन, और हम ऐसे फूड को नहीं खा सकते हैं. मैनी पैक्ड जूसेस आर ऑफन कंटेमिनेटेड बाय यीस्ट which causes fermentation and makes them useless. वो हमारे जो भी क्या है, जो पैक्ड है, पैक्ड फूड में आता है, जैसे कुछ मिठाई वगैरह है, स्वीट्स हैं, वो पैक्ड आती हैं, जूसेस हैं, वो उन सब में क्या होता है, यीस्ट ग्रो कर जाता है, और यीस्ट ग्रो करने से उसमें जो है फर्मेंटेशन होने लगता है. फर्मेंटेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगी, तो टोटली वो क्या होगा, फूड हमारे काम का नहीं रहेगा. If such contaminated food is consumed, it can lead to the development of symptoms of food poisoning. क्या होगा अगर ऐसा जो कंटेमिनेटेड फूड हमने इंटैक किया, हमने खाया, कंज्यूम किया, तो क्या होगा, उससे जो भी हमें क्या हो जाएगी, डिजीज़ हो जाएगी. क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो फूड पॉइजनिंग के थ्रू क्या क्या हो जाएगा, सच एज नाउजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड डायरिया. क्या क्या हो सकता है, वॉमिट हो सकती है, डायरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, पेट में जो बच्चों को दर्द होता है, या बड़ों को भी हो सकता है, क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. फूड स्पॉइल होने से हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्या मेथड हैं, वी आर डिस्कस अबाउट दैट. फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? फूड्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड बाय द फॉलोइंग वेरियस टेक्निक्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन की जो जो टेक्निक है, अब हम उनको डिस्कस करेंगे. सम ऑफ दीज टेक्निक्स आर डिस्कस्ड हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, हीटिंग. हीटिंग क्या है, वी नो अबाउट दैट. हाई टेम्परेचर पे अगर कोई भी हम अगर फूड को गर्म करते हैं, या कोई भी चीज़ गर्म कर जाती हैं, तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया हैं, जर्म्स हैं, पैथोजन हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या वो क्या होंगे, आगे वो फर्दर अपनी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे. मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल्ड एट हाई टेम्परेचर. सो माइक्रोब्स कैन बी किल्ड बाय बॉइलिंग द मिल्क एंड वाटर. तो हम इन माइक्रोब्स को कैसे किल कर सकते हैं, या तो हाई टेम्परेचर पे उसको बॉइलिंग करें, या फिर हम उसको हीट करें. और मिल्क है, वाटर है, उनको तो बॉयल ही, जो लिक्विड है उसको बॉयल किया जाएगा. इन मिल्क प्रिपेयरिंग फैक्ट्रीज अ टेक्निक नॉन एज UHT, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट. जो मिल्क, जो डेयरीज होती हैं मोस्टली, और जहाँ पर मिल्क रखा जाता है, जो मिल्क प्रिपेयर किया जाता है, या फर्दर उनसे कोई भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स, वहाँ पर जो है अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है. बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे मिल्क को बॉयल किया जाता है. इस यूज फॉर प्रिजर्विंग मिल्क, और इससे क्या होता है, वो जो मिल्क है वो स्पॉइल नहीं होता है. In this method, partial sterilization of milk is done by heating it at 135 डिग्री सेल्सियस. उसको जो है इस मेथड से स्टेरिलाइज कर देते हैं मिल्क को. क्या करेंगे, 135 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें पता है वाटर बॉईल होगा, तो जो मिल्क है उसको 135 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करते हैं फॉर फ्यू सेकेंड, फॉर जल्दी से. Once packed, this milk stays fresh for several months. और इस तरीके से हाई हीटिंग करके हम क्या है, कुछ महीनों तक मिल्क को बचा सकते हैं. Cooling. The next method is cooling for prevention of food. The growth of microorganisms slows down when they are kept in cold environment. Thus, cooling the food items minimize the spoilage of food by
स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स होते हैं उनके लिए भी एक फिक्स टेम्परेचर होता है, उसी टेम्परेचर पे वो ग्रोथ कर सकते हैं। अगर हम हीटिंग ज़्यादा करेंगे, एक टेम्परेचर से ज़्यादा हीट करेंगे तो भी वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। और कूलिंग में क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, लेकिन उस कूलिंग से उनकी जो एक्टिविटी है, उनकी जो बायोकेमिकल प्रोसेस है, उसको हम कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर होते हैं, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, कुछ टाइम के लिए जो फूड है उसको हम अगर प्रिजर्व करके रखते हैं तो वो स्पॉइल नहीं होता है। उसका रीज़न यही है कि जो कूलिंग करने से जो माइक्रोब्स हैं उनकी एक्टिविटी कुछ टाइम के लिए रुक जाती है या स्लो हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है। Placing the food in a refrigerator at about 5 degrees Celsius is a common method which delays the spoilage of food for a few days. जो हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं वो फूड इसीलिए 5 डिग्री सेल्सियस पे होता है, इसलिए वो कॉमन एग्जाम्पल है कि हम उस फूड को कुछ टाइम के लिए बचा सकते हैं। लेकिन क्या है, प्रोसेस तो हो रहा है, किसी जो प्रोसेस हो रहा है बैक्टीरिया का, तो उससे वो धीरे धीरे ख़राब तो हो रहा है, लेकिन वो टाइम लेगा, कुछ डेज, आफ्टर फ्यू डेज उसके बाद ही वो ख़राब होगा। अ डीप फ्रीजर प्रोवाइड्स अ टेम्परेचर एज लो एज -18 डिग्री सेल्सियस। जहाँ रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं जो डीप फ्रीजर्स होते हैं उसका जो टेम्परेचर है -18 डिग्री सेल्सियस होता है, which can prevent the food from getting spoiled for a few months। इसलिए जहाँ कुछ दिनों के लिए हम रेफ्रिजरेटर में रख के और फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, इसमें जो डीप फ्रीज़र है उसमें कुछ महीनों के लिए उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। सफल मटर है, आइसक्रीम्स हैं, ये सब हम डीप फ्रीज़र में इसीलिए रखते हैं। Refrigerator only delays but does not completely rule out the पॉसिबिलिटी ऑफ फूड स्पॉइलेज। रेफ्रिजरेटर जो होता है वो कुछ टाइम के लिए डिले कर देता है, देरी कर सकता है, क्योंकि वो ये चीज़ समझा चुके हैं कि वो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है या बैक्टीरिया की जो एक्टिविटी है वो स्लो हो रही है, लेकिन वो पूरी तरीके से उसे स्पॉइल होने से नहीं बचा सकता। If the food is taken out of the freezer, the microbes start growing again। जैसे ही हम फूड को बाहर रेफ्रिजरेटर से निकालते हैं, वो जो नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे आते ही माइक्रोब फिर से अपनी एक्टिविटी करना शुरू कर देंगे। उनकी जो स्पीड स्लो हो गई थी कूलिंग में वो फिर से फास्ट हो जाएगी, और अगर वो रेफ्रिजरेटर के बाहर रहता है और हीटिंग भी नहीं करेंगे तो वो फिर से खराब हो सकता है। एडिंग सॉल्ट और शुगर। थर्ड पॉइंट है, अगर हम सॉल्ट और शुगर को ऐड कर देते हैं तो उससे क्या होता है, उससे भी माइक्रोब्स नहीं ब्रीड कर पाते हैं, माइक्रोब्स फर्दर ग्रो नहीं कर पाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट और शुगर इन द फूड आइटम्स रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फूड। जो सॉल्ट है, शुगर है, उससे क्या होगा, जैसे ही हम उसको मिक्स करते हैं किसी भी फूड के साथ तो उसका जो मॉइस्चर है फूड का वो कम हो जाता है, और बैक्टीरिया को और माइक्रोब्स को, जो भी माइक्रोब्स हैं उनको जो मॉइस्चर चाहिए होता है, प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो वो अपना ग्रो नहीं कर पाएंगे। दिस ऑल्सो प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन फूड आइटम्स। ऑल्सो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेंड टू लॉस वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सॉल्ट और शुगर इन फूड। जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी फूड में ऐड करते हैं शुगर और सॉल्ट, तो जो भी जर्म्स वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें होते हैं, उनकी जो बॉडी का है जो भी चीज़ होती है, इस शुगर और सॉल्ट में क्या होगा, उनका डिहाइड्रेशन हो जाता है। उनके डिहाइड्रेशन से उनकी ग्रोथ क्या है, रुक जाती है। तो इस तरीके से क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। दिस प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स ऑन द फूड आइटम्स। That is why the common salt is widely used as a preserving agent to preserve food items such as pickles, meat, fish and chips। इसीलिए जो अचार वगैरह होता है वो इसीलिए पूरे साल कई दिनों तक इसीलिए बच जाता है कि उसमें क्या होता है, एक्सेस में सॉल्ट होता है। On the other hand, jams, jellies and squish are preserved by adding sugar in them। और वहीं दूसरी और ये जो सब हैं एग्जाम्पल, इनमें हम शुगर ऐड करते हैं।
Next one is dehydration. It is the process of removing water. Since water is one of the prerequisites of microbial growth, drying food items helps in the preserving them. Cereals, pulses, dry fruits and spices can be preserved by this method. Dehydration क्या होता है? वाटर का लॉस. अगर हम जो वाटर है उसको हटा देंगे, उसको किसी भी चीज़ को ड्राई कर देंगे, तो ड्राई होएगा तो डेफिनेटली क्या है, उसका मॉइस्चर कम हो जाएगा. मॉइस्चर कम हो जाएगा तब क्या होगा, उसमें बैक्टीरिया और जर्म्स ग्रो नहीं कर पाएंगे. इसीलिए जो सीरियल्स होती हैं, मोटा जो होल ग्रेन होता है वो सीरियल्स में आता है, पल्सेस और ड्राई फ्रूट और स्पाइसेस, इन सब में क्या हो रहा है, इसका मॉइस्चर कम करके हम इनको प्रिजर्व कर सकते हैं. एडिंग ऑयल और विनेगर. ऑयल और विनेगर जो होता है वो भी क्या करता है, जर्म्स को प्रिवेंट करता है. द प्रेजेंस ऑफ ऑयल एंड विनेगर इज फूड क्रिएट्स एन अनफेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. जो प्रेजेंस है ऑयल की और विनेगर की, वो क्या करेगी, फूड्स क्रिएट्स एन अनफेवरेबल एनवायरनमेंट, जो वो जर्म्स को वो एनवायरनमेंट नहीं देगी जिसमें, या माइक्रोब्स को वो एनवायरनमेंट नहीं देगी जिसमें वो ग्रोथ कर सके. These preservatives are used to preserve fish, meat and pickles. इस तरीके से ये क्या है, fish, meat और pickles को preserve करता है. Chemical preservatives. Chemical preservatives are certain chemicals added in food items in correct amount inhibit the growth of microbes and thereby increase the shelf life of food item. जो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं, और साथ साथ क्या कर देते हैं, इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ फूड, और इस तरीके से वो क्या है, फूड की जो लाइफ है उसको बढ़ा देते हैं. केमिकल प्रिजर्वेटिव सच एज सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर ऑफन यूज्ड टू प्रिजर्व जैम्स, सॉसेस एंड द केचप. जो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं उसमें क्या क्या है, सोडियम बेंजोएट है और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है. ये इन दोनों को केमिकल प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ करने से क्या होगा, जैम्स हैं, सॉसेज और केचप्स हैं, उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं. कैनिंग एंड वैक्यूम पैकिंग. कैनिंग और वैक्यूम पैकिंग क्या होता है, कोई भी जो वैक्यूम उसके अंदर की किसी भी एयर टाइट कंटेनर में हम उसको क्यों रखते हैं फूड को, इसीलिए कि उसमें मॉइस्चर जनरेट नहीं होता. मॉइस्चर जनरेट नहीं होगा तो डेफिनेटली उसमें जर्म्स ग्रो नहीं करेंगे. टू कीप द माइक्रोब्स अवे स्पेशली आफ्टर एम्प्लॉइंग वेरियस प्रिजर्वेशन टेक्निक्स एज डिस्कस्ड अबव. हमने बहुत सारी ये जो है टेक्निक्स पढ़ ली हैं. फूड आइटम्स आर कैन्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स. दिस मेथड हेल्प्स कीप अवे माइक्रोब्स. और इस तरीके से जो एयर टाइट कंटेनर है जिसमें एयर नहीं जाएगा तो उसमें क्या होगा, फूड प्रिजर्व रहेगा. The air is removed from the packet and then sealed. वैक्यूम पैक में क्या होगा, जो एयर को रिमूव कर दिया जाता है और उसको सील कर दिया जाता है जिससे उसमें माइक्रोब्स ग्रो ना करें. दिस enhances the life of food product. और इस तरीके से वो फूड प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ा देता है, या कह सकते हैं कि उसको स्पॉइल होने से बचा लेता है. Pasteurization. It is a technique which is used mostly in the dairy industry to preserve milk. This milk is also known as the pasteurized milk. जो डेयरी होती हैं, डेयरी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके अंदर जो मिल्क है उसको कैसे प्रिजर्व करके रखा जाएगा, जिस मेथड से उसे प्रिजर्व करके रखा जाता है वो पैस्चुराइजेशन कहलाता है. पैस्चुराइजेशन में क्या होता है, दिस टेक्निक वॉज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर. और ये जो टेक्निक है ये लुईस पास्चर ने डिस्कवर की थी. Pasteurized milk is prepared by heating milk at a temperature of 72 degrees Celsius for 15 seconds and then suddenly cooling it. जो पैस्चुराइजेशन मेथड है उसमें मिल्क को बहुत 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकंड तक बॉईल किया जाएगा. बॉईल करने के बाद उसे टेम्परेचर देने के बाद उसे अचानक से कूल कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है. द सडन हीटिंग एंड कूलिंग किल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द मिल्क.
which then can be stored in packets or containers suitably। और इस तरीके से क्या होगा, जब सडन हीटिंग होगी और किलिंग होगी, वो जो टेम्परेचर वेरिएशन आएगा उससे माइक्रोब्स क्या होंगे, किल हो जाएंगे जो मिल्क में प्रेजेंट हैं, और वो कुछ ज़्यादा समय के लिए, जितने कम टाइम में अगर मिल्क ख़राब हो रहा है उसका टाइम वो बढ़ जाएगा स्पॉइल होने का, कि वो कुछ ज़्यादा समय लेगा स्पॉइल होने में, तब उन्हें स्टोर कर दिया जाता है पैकेट्स में और कंटेनर्स में। थैंक यू।